हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक और बेहतरीन पार्ट इसलिए क्योंकि बेसिकली अगर मैं बोलूं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अगर मुझे प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कौन सा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो बेटा आज वाली क्लास का पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आने वाले दो पार्ट सबसे ज्यादा मेजर पार्ट है। वन है क्रॉसिंग ऑफ नेगोशिएबल इन क्रॉसिंग ऑफ चेक, दूसरा है एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। आई कैन यूज द वर्ड दो टॉपिक क्रॉसिंग, सेकंड टॉपिक एंडोर्समेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके अलावा एक हम पढ़ेंगे अपने पास में क्या अगर डिसओनर होता है चेक तो उस केस में क्या। अगर मैं बोलूं तो तीन टॉपिक को गलती से भी छोड़ने की गलती मत करना। आज हम बात करने वाले हैं क्रॉसिंग और एंडोर्समेंट के बारे में, और साथ साथ हम बात करेंगे मटेरियल ऑल्टरेशन के बारे में। बट इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा क्रॉसिंग और दूसरा है एंडोर्समेंट। तो आइए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं क्रॉसिंग के बारे में कि क्रॉसिंग ऑफ चेक किसे कहा गया है, क्रॉसिंग का मतलब क्या है, पर्पस क्या है, कितने टाइप की क्रॉसिंग होती है। ये सुना तो होगा बेसिकली कि जब चेक क्रॉस किया जाता है चेक के क्रॉसिंग करने का तरीका होता है। तो आओ दिखाता भी हो समझाता भी हूं, सुनना चालू करते हैं। स्टार्टिंग में इनिशियली सबसे पहले आता है हमारे पास में भाई मीनिंग एंड पर्पस ऑफ क्रॉसिंग। तो फर्स्ट वर्ड आया सर ये क्रॉसिंग होता क्या है। बेटा क्रॉस का मतलब एक क्लैरिटी देखना समझ ध्यान से। पहले इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ दिखाता हूं आप लोगों को। ये सामने एक इमेज ली है मैंने, किसकी, चेक की इमेज है। चेक में बाकी आइटम पता है भैया कि बैंक का नाम लिखा है, अमाउंट लिखी है, नेम लिखा है, सब कुछ डेट लिखा है। भाई क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन है यहां पर कि चेक के इस वाले लेफ्ट वाले कॉर्नर पे आपने नोटिस किया दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, लाइक दिस, ऐसी कुछ लाइन ड्रॉ करके इसके बीच में कुछ लिख दिया गया। तो बेसिकली ऐसा टू पैरेलल लाइन लगाना इज कॉल्ड क्रॉसिंग। अगर दो ट्रांसफर पैरेलल लाइन आपके पास लगाई जाती है चेक के ऊपर तो उसे क्रॉसिंग कहते हैं। बट इस क्रॉसिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। जनरल क्रॉसिंग क्या होता है, एग्जामिनर पूछता है आपसे। जनरल क्रॉसिंग क्या होता है, स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव क्या होता है, अकाउंट पे क्या होता है, ये क्या है आओ पढ़ाता हूं। चले तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, यहीं से सुनना चालू करेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है बेटा, सुनना चालू करो। तो पहला वर्ड आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग बेटा, तो सुनते रहो मेरे लाल। पहला वर्ड क्रॉसिंग क्या है, क्रॉसिंग एक तरीके का डायरेक्शन है। डायरेक्शन किसको, बैंक को। भाई एग्जांपल के लिए मान लो मेरी चेकबुक है, ठीक है, और मैं किसी पर्सन को चेक काट के दे रहा हूं कि ले भैया तेरे नाम से पेमेंट ट्रांसफर कर रहा हूं मैं। तो मैं किसी पर्सन को अगर चेक काट के दे रहा हूं तो मैं वहां पर अपने बैंक को, जो पेमेंट करेगा उस बंदे को, उसको एक डायरेक्शन दे रहा हूं कि भैया देख बात ऐसी है, जो मैंने क्रॉस किया अब ये जो पेमेंट है अब इसे कैश में नहीं मिल सकती। मतलब अगर वो बंदा चाहे, अगर आपका चेक क्रॉस हो चुका है इसका मतलब आप उस चेक को, मतलब अगर मैंने आपको चेक दे दो, आप उस चेक को अगर बैंक में लेके जाएंगे तो बैंक आपको कैश नहीं देगा। ये नहीं कि जाओगे काउंटर पे गया और कैश तो मिलेगा, बाद में मिलेगा, अकाउंट में आएगा, तो कैश आपको काउंटर पे जाके नहीं मिल सकता। ये इसके लिए ही क्या बनाया गया, क्रॉसिंग वाला पार्ट। तो बैंक आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्रॉसिंग का मतलब क्या समझना ध्यान से, रीडिंग करते हैं। बोला क्रॉसिंग मींस ए डायरेक्शन, एक तरह की डायरेक्शन किसने दिया, गिवन बाय द ड्रोअर। ड्रोअर कौन था, मैं तुम्हारा ड्रोअर हूं। तो मैंने तुम्हें एक चेक इश्यू किया और मैंने क्या किया, उस चेक को क्रॉस कर दिया। क्रॉस का मतलब क्या है भाई, डायरेक्शन गिवन बाय द बैंकर ऑफ द चेक टू द ड्रोई। जब तुम्हें अपने पास में सिंपल सी बात है, तीन वर्ड थे चेक वाले पार्ट में, आपने तीन पार्टीज के नाम पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा है ड्रोअर, एक पढ़ा है ड्रोई, एक पढ़ा है पेई। याद आया, याद आया। तो भाई एक सिंपल सी बात, मेरा बैंक ड्रोई आपको पेई को पेमेंट कब देगा, तो मैंने बोला, मैंने डायरेक्शन दी बैंक को कि देख भाई इसे काउंटर पे मत देना। तो क्या बोला, डायरेक्शन गिवन बाय द ड्रोवर, किसको बेटा, टू द ड्रोई। ड्रोई, ड्रोई कौन है यहाँ पे, ड्रोई बैंक। किस लिए, नॉट टू पे द चेक एट द काउंटर ऑफ द बैंक। नॉर्मली एक बात क्लियरली माइंड में बिठा लो आज के बाद, कि अगर मैं किसी चेक को क्रॉस कर देता हूं, ड्रोअर मतलब जो चेक इशू कर रहा है, अगर वो चेक को क्रॉस कर देता है, दो पैरेलल लाइन लगा के क्रॉस कर देता है, तो याद रखना बैंक उसे काउंटर पे कैश नहीं देगा, काउंटर पे कैश नहीं देगा। अब वो जो अमाउंट होगा या तो स्पेसिफिक बैंक में जाएगा, स्पेसिफिक पर्सन के अकाउंट में जाएगा, उसे कैश नहीं मिलेगा डायरेक्टली काउंटर पे, बैंक में कैश नहीं ले सकता। तो उसी को बोलते हैं बेटा क्रॉसिंग ऑफ चेक। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ऑफ चेक। आगे पढ़ने कह रहा है कैसे, बट टू पे टू नो पर्सन हु प्रेजेंट इट थ्रू ए बैंकर। भैया अब जो पेमेंट आएगी किसमें जाएगी, अब वो पेमेंट बैंक में ही जाएगी। एग्जांपल आप अभी इमेज देख रहे हो, तो यार देखो पैरेलल में क्या लिखा है, अकाउंट पे ही लिखा हुआ है। तो अकाउंट पे का मतलब क्या है कि भैया सिंपली आपको अगर पेमेंट दूंगा, ये 10,000 रुपीज अगर मैंने इशू किया, मैंने साइन कर दिया नीचे, तो ये 10,000 रुपीज इस पर्सन को उसके अकाउंट में ही मिलेगा।
इसे बोलते हैं क्रॉसिंग। कौन सी? अकाउंट पे ही क्रॉसिंग बोलते हैं इसको बेटा। बोलो क्लियर है? तो मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग समझ में आया? मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग सिंपल है भाई, ये सिंपल सी बात है। ड्रॉवर अपने ड्रॉई को एक डायरेक्शन देता है। ड्रॉई कौन है? मेरा बैंक। उसको डायरेक्शन देता हूं कि भाई पेई को पेमेंट कब देना, अकाउंट में के थ्रू देना, लेकिन कैश में नहीं देना। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉसिंग ऑफ चेक। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया? तो सबसे पहले मीनिंग याद रखो कि मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग क्या है? डायरेक्शन को बोलते हैं। किसने दिया? ड्रोवर ने दिया। किसको दिया? ड्रोई को, बैंक को दिया। किसके लिए दिया? पे के लिए दिया कि पेमेंट काउंटर पे कैश में नहीं देना। बोलो क्लियर हो गया? अब बढ़ रहा है कि भैया क्या पर्पज है क्रॉसिंग करने का। अब एक बात तो कॉमन हो गई जनरली। अगर एक बात बताओ, एक चेक मैंने क्रॉस किया, एक एग्जांपल रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अज्यूम करना इस क्वेश्चन को कि क्या आंसर होगा इसका। मैंने अपना एक चेक बना के रखा हुआ है, अमाउंट भर के रखा हुआ है, किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ मैंने उस पर, और मैंने उसको क्रॉस नहीं किया, मैंने उसे क्रॉस नहीं किया, और वो चेक मेरे से खो गया। नॉर्मली होता है ना, वो चेक मुझसे खो गया, और सोचो वो चेक मिल गया तुमको, रास्ते में पड़ा हो मिल गया। चेक किया, डेट भी अभी तो बाइंडिंग है भैया, ओहो अमाउंट भरा है, साइन सब कुछ है। तो नॉर्मली दैट काइंड ऑफ चेक जो बोलते हैं ना अपने पास में, ऐसा चेक जो कि क्रॉस नहीं है, तो इसका मतलब आप अगर बैंक में जाके पैसा मांगोगे तो काउंटर पे आपको पेमेंट मिल जाएगा। जानते हो, इवन वो चेक तुम्हारे नाम से इश्यू भी नहीं किया गया, तुम पे ही भी नहीं थे, फिर भी तुम्हें पेमेंट मिल गया। यह है नुकसान चेक को क्रॉस ना करने का, चेक को क्रॉस ना करने का। तो आओ बात कर ली जाए इसके बारे में कि इसका मतलब क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या, क्यों रिक्वायर्ड है, पर्पस क्या है। तो पढ़ना क्या कह रहा है सर? क्रॉसिंग मेक्स इट पॉसिबल टू ट्रेस द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज हैज बीन मेड। भाई सिंपल सी बात, चेक को सेफ बनाने के लिए, पेमेंट को सेफ बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप पता लगा सकते हो किस पर्सन को पेमेंट ट्रांसफर हो रही है, किस पर्सन को पेमेंट मिल चुकी है। तो बेसिकली क्या होता है, ये पॉसिबल कराता है किसको? भाई ट्रेस करना, ट्रैक कर सको कि पर्सन जिसको पेमेंट दी जा रही है वो कौन है या कौन नहीं है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, ऐसे केसेस के अंदर ही आप क्या करते हो? आप चेक को क्रॉस करते हो। इसलिए क्या बोलते हैं नॉर्मली, अगर आज के दिन की बात करूं तो आज के दिन मैक्सिमम लोग जो चेक देते हैं वो अकाउंट के नाम पे देते हैं, वो क्रॉस करके देते हैं। बोलो क्लियर हुआ? क्योंकि बेसिकली ये आपको चेक को क्या करेगा? चेक क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। या आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को सेफ बना देता है कि भाई सिंपल सी बात, अब खो भी गया तो टेंशन नहीं है, जाएगा तो बैंक के किसी पर्सन के अकाउंट में जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो ये बन गया वर्ड इज कॉल्ड, फर्स्ट इज कॉल्ड क्रॉसिंग। का मतलब क्या है? क्रॉसिंग का पर्पस क्या है? अब मैं आने वाला हूं, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? कोई डाउट है वो भेज सकते हो बेटा, जैसे पार्ट देखोगे डाउट भेज सकते हो। तो चेक आप नॉर्मली क्रॉस क्या करते हो, क्रॉस कितने टाइप का होता है पढ़ाने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। अब मुद्दा आता है भैया क्रॉसिंग कितने टाइप की होती है। तो क्रॉसिंग बेसिकली आपके पास में जनरल क्रॉसिंग भी होती है। लेट मी टेल यू, जनरल क्रॉसिंग कि नॉर्मली जनरल क्रॉस कर दिया मतलब पेमेंट कैश में नहीं होगी। रिमेंबर, आप किसी पर्सन के नाम पे कर सकते हो, आप किसी अकाउंट होल्डर के नाम पे कर सकते हो कि पेमेंट अगर जाएगी तो अकाउंट में जाएगी। आप किसी बैंक के नाम से कर सकते हो कि भैया पेमेंट अगर जाएगी तो बैंक में जाएगी। क्योंकि जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या है? द जनरल क्रॉसिंग मतलब जहां पे सिर्फ 2 लाइन लगी मिलेंगी। अभी सुन लो, 1 बाय 1 रीडिंग भी कराने वाला उसके बारे में, पहले समझते हैं, है ना, याद करते हैं। तो पहला वर्ड बेटा, अगर मैंने चेक के ऊपर सिर्फ 2 पैरेलल लाइन लगाई होती, नॉर्मल यू लाइन लगा दी क्रॉस के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर, तो इसका मतलब है ये जो चेक होगा ना, लिसन टू मी, सुनना, बड़े काम की बात है बेटा, नॉलेज की पॉइंट है। ये जो चेक होगा ये सिर्फ और सिर्फ किसी, इसका पैसा किसी बैंक में ही ट्रांसफर हो सकता है। इसे कैश में आप काउंटर पे लेके, कैश काउंटर पे नहीं मिलेगा आपको, ये बैंक में जाएगा। नॉर्मली अगर मान लो मैंने इसी चेक के ऊपर ऐसे क्रॉस लाइन लगा के यहां पर किसी बैंक का नाम लिख दिया, मैंने बोला एचडीएफसी बैंक, तो बेटा अगर एचडीएफसी लिख दिया इसका मतलब ये सिर्फ इस बैंक में जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझना, दोनों में डिफरेंस समझना, क्या बोल रहा हूं दिखाता हूं, लेट मी टेल यू। अगर नॉर्मली मैंने 2 पैरेलल लाइन लगा दी तो इसका मतलब है जनरल क्रॉसिंग, इसका मतलब ये किसी बैंक में जाएगा बट बैंक का नाम मेंशन नहीं है। जाएगा बैंक में, वो किसी भी बैंक में हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैंने क्रॉसिंग कर दिया और बीच में लिख दिया कोई बैंक का नाम, मतलब एचडीएफसी में जाएगा या आईसीआई में जाएगा, एसबीआई में जाएगा, तो अगर बैंक का नाम लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि अब ये जो पेमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक में ही ट्रांसफर हो सकती है। जिसका अकाउंट कहां पे होगा? एचडीएफसी बैंक में होगा, तो उसको बोलते हैं। नंबर 3, या अगर मैं कहता हूं सिंपल सी बात, अगर मैंने यहां लिख दिया अकाउंट पेई, तो नॉर्मल सिंपल सी बात, जिस पर्सन का नाम मेंशन कर रहे हो उसके अकाउंट में ही जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा। तो ये चेकिंग के कुछ पार्ट हमारे पास में, एक होता है नॉट नेगोशिएबल, दैट मींस द वर्ड, लिसन टू मी, सुन लो भैया, तीनों क्लियर हो गए? जनरल क्या है, स्पेसिफिक क्या है, बैंकर का नाम क्या होता है, ये रीडिंग कराने वाला हूं पूरा पार्ट में। बट उससे मुझे बताओ, अब ये वर्ड क्लियर हो गए तीनों?
ठीक है, अभी समझने हैं, फिर रीडिंग करा दूंगा, याद हो जाएगा हैंड टू हैंड, गारंटी। तो नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज नॉट नेगोशिएबल का मतलब क्या बेटा? नेगोशिएबल का मतलब क्या सीख के आए थे पहले? सर हमने इसका मतलब ये पढ़ा था कि नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। तो अगर कोई बोल रहा है नॉट ट्रांसफरेबल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर आप चाहो, अगर किसी चेक के क्रॉसिंग वाले पार्ट में नॉट नेगोशिएबल लिख दिया जाए, नॉट नेगोशिएबल लिख दिया जाए, दैट मींस अब वो चेक किसी और के नाम पर एंडोर्स नहीं हो सकता, आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं नॉट नेगोशिएबल। बोलो क्लियर है? तो ऐसे हमारे पास में चेक के पार्ट में क्रॉसिंग मिलती है, और ये ना सिर्फ टॉपिक बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी डेली लाइफ का, क्योंकि बैंक से काम डेली पढ़ने वाला है हमारे पास में। तो अब बात करते हैं, लिसन टू मी गाइस, अब आते हैं पार्ट्स के ऊपर जो हमने रीडिंग किया, इसी को हम समझ लेते हैं। तो वन बाय वन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा चुका है पहले, कि क्रॉसिंग कितने टाइप की होती है, कि आप चेक को जब क्रॉस करते हो कितने टाइप का होता है। पहला है हमारे पास में, द वन इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग। तो आई थिंक आइडिया मिल ही चुका है, रीडिंग करते याद भी हो जाएगा। तो क्या सीखा? जनरल क्रॉसिंग किसे कहा जाता है? क्या बोला भाई? कैश में पेमेंट नहीं मिलेगा काउंटर में, कैश में मतलब बैंक के काउंटर पे कैश नहीं मिलेगा, वो बैंक में ही जाएगा। तो क्या बोला पढ़ना, कह रहा भैया जनरल क्रॉसिंग सेक्शन 123 क्या कह रहा है? द चेक मस्ट कंटेन टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन। क्या किया था मैंने? यही तो बनाया था, ये हमारा चेक, और यहां पर सिर्फ दो लाइन लगा दी क्रॉस करके, दैट इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग। इसे क्या बोलते हैं? जनरल क्रॉसिंग। मतलब ये पैसा कहां जाएगा? सिर्फ और सिर्फ किसी बैंक अकाउंट में ही जाएगा, बैंक में जाएगा, स्पेसिफिक नहीं किस में जाएगा, वो किसी भी बैंक में हो सकता है बेटा, वो किसी बैंक में हो सकता है। बोलो फर्स्ट क्लियर हुआ? डन है, समझ में आया? सेकंड लाइन पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है? कह रहा सर यहीं पे लिखा हुआ, पढ़ लो। कह रहा द चेक मस्ट बी पेड ओनली टू द बैंकर। यही तो बोला हमने भाई, जनरल क्रॉसिंग का दो लाइन याद रखना, दो ट्रांसफर्स लाइन लगी मिलेंगी, खाली अगर लाइन है, बीच में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो कहां जाएगा? वो सिर्फ और सिर्फ किसी बैंक को ही पे किया जाएगा। नंबर वन, बैंकर मतलब बैंक है यहाँ पे, बैंकर मतलब क्या बेटा? यहाँ पे बैंकर बोले तो बैंक है। डन है गाइस, पहला पार्ट। नंबर टू, अब मैं बोलता हूं भैया, नेक्स्ट वन इज द स्पेशल क्रॉसिंग, विच इज इंपॉर्टेंट वन। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब क्या है? अगर मान लो मैंने एक चेक इशू किया और चेक के अंदर किसी बैंक का नाम लिख दिया, जब एग्जांपल दिया ना मैंने आपको, अब तो हमें क्लियर हो गया सर, हो गया, फिर भी देख लो, मैंने बोला एसबीआई, एसबीआई बैंक, या किसी पर्सन नाम, किसी कंपनी नाम डाल दिया, कंपनी नाम डाल दिया। रिमेंबर, कोई कंपनी, बैंक भी क्या होता है? बैंक भी बैंकिंग कंपनी तो होती है, बैंक क्या होता है? बैंकिंग कंपनी होती है। तो मैंने अगर क्या किया, अब मैंने क्रॉसिंग के बीच में अगर नाम लिख दिया, किसी स्पेसिफिक पर्सन का, स्पेसिफिक पार्टी का नाम लिख दिया, तो दैट विल बी टर्म्ड एज स्पेशल क्रॉसिंग। लिखा पढ़ना ध्यान से, 124, 26, 27 किसमें आता पढ़ना? द चेक मस्ट कंटेन द नेम ऑफ द बैंकर। अब जिस बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, काफी बार होता है ना कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ इसी बैंक में पेमेंट जाएगी इसकी, ये ना किसी भी बैंक में लगा ले अपनी पेमेंट, ना ना ना। इफ यू रियली वांट, इफ द ड्रॉअर वांट, ड्रॉअर मतलब जो इशू कर रहा है, इफ द ड्रॉअर वांट्स कि वो पेमेंट किसी स्पेसिफिक बैंक में जाए, तो वो क्रॉसिंग के अंदर उस बैंक का नाम मेंशन कर देगा। इससे क्या होगा? अब वो पेमेंट सिर्फ स्पेसिफिक बैंक में ही जा सकती है। नंबर वन। नंबर टू क्या बोला? नेक्स्ट पे आया कौन सा पार्ट? बोला भैया सिंपल सी बात, स्पेशल क्रॉसिंग में बी मेड ओनली एट वंस। अब बताओ, ये थोड़ी है, ये कॉमन सा लॉजिक है। अब ये थोड़ी कि मैंने अगर एक बार चेक के ऊपर एसबीआई बैंक लिख दिया, एचडीएफसी लिख दिया, तो क्या मैं इसे कट कर सकता हूं कि नहीं 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 इसको काट देता हूं, कुछ नया लिख दूं? आंसर इज नो। इसलिए लोग क्या बोलते हैं, लोग कहते हैं सिंपल सी बात, एक बार अगर आपने स्पेसिफिक क्रॉसिंग कर दी, स्पेशल क्रॉसिंग कर दी, तो आप उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते, आप उसे दोबारा से जनरल क्रॉसिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हो सकता है क्या? बताना मुझे। अगर किसी स्पेसिफिक बैंक का नाम लिख दिया, तो क्या आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट काटापीटी करने वाले हो कि हम तो काट देंगे इसको? ऐसा नहीं कर सकते। दो बातें। तीसरी बात पढ़ना क्या कर रहा है? सर चेक मस्ट बी पेड ओनली टू द बैंकर टू होम इट इज क्लोज्ड। चेक पेमेंट किसको मिलेगी? चेक की पेमेंट उसी को मिलेगी जिसका नाम, जिस बैंक का नाम उसके अंदर होगा। तीसरी बात। लास्ट बात, स्पेशल क्रॉसिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू जनरल क्रॉसिंग। पूछा मैंने आपसे, क्या अगर बैंक का नाम लिख दिया तो क्या वापस उसे जनरल क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर पाओगे? नहीं बाबा, नहीं 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 हो सकता। समझ में आया? तो पहला जनरल क्रॉसिंग, सेकंड इज कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग वाला पार्ट। अप्लाई करो भाई, बैंक के नाम पर होगा, एक बार ही हो सकता है, जिस बैंक का नाम क्रॉस किया उसी का नाम पे जाएगा, इसे जनरल क्रॉसिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। चार बातें क्लियर हो गया। और ये कर लिया, इसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट नहीं और पढ़ने का, टेंशन नहीं लेने का, जितना क्लास में कर रहे हो वो मोर देन इनफ रहने वाला है। चले आगे बढ़े, 1 2 3। थर्ड पे आते हैं गाइस। द थर्ड इज, मैंने बोला था नॉट नेगोशिएबल।
तो याद रखना, नेगोशिएबल का वर्ड तो हमने अपनी पहली क्लास में सीख लिया था. द वर्ड नेगोशिएबल सिंपली मींस ट्रांसफरेबल. तो अगर मुझे बताओ नॉर्मली क्या होता है भाई, चेक अगर आपने मुझको दिया, मैंने किसी और को दे दिया, एग्जांपल देना, एग्जांपल सुनना. जनरल क्रॉस करके, जनरल क्रॉस स्पेशल नहीं, जनरल क्रॉस करके स्पेशल क्रॉसिंग करके, दोनों बात कर लेता हूं. जनरल या स्पेसिफिक क्रॉसिंग करके अगर मान लो मैंने चेक किसी को दे दिया, मैंने किसी को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, तो नॉर्मली जिस जिसके नाम पर वो चेक ट्रांसफर हो रहा है, दैट मींस ट्रांसफर हो रहा मतलब नेगोशिएबल है. नेगोशिएबल का मतलब ही होता है, ठीक है, आपने पहले पढ़ लिया. तो मुझे बताओ अगर जिस जिसके पास वो चेक जाएगा, मैंने दिया चुन्नू को, चुन्नू ने दिया मुन्नू को, मुन्नू ने दिया गुन्नू को, अब ये चेक घूम रहा है बेटा, इसे बोलते हैं ट्रांसफरेबल. दैट इज कॉल्ड चेक इज नेगोशिएबल, रिमेंबर. बट अगर बताओ मुझे, अगर ड्रॉअर चाहता है, अगर ड्रॉअर चाहता है, चेक का ड्रॉअर चाहता है कि मेरा चेक किसी और के नाम पे ट्रांसफर ना हो पाए, मैंने जिसको दिया पेमेंट उसी को मिले, तो बेटे वहां पर क्रॉसिंग में एक वर्ड लिखा जाएगा एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड नॉट नेगोशिएबल. क्या कर दूंगा, अब मैं जो क्रॉसिंग करूंगा उसमें लिख दूंगा नॉट नेगोशिएबल. इसका मतलब अब ये चेक ट्रांसफरेबल नेचर का नहीं रहा, ये चेक ट्रांसफरेबल नेचर का नहीं है, इसे हर जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते आप लोग. बोलो क्लियर हुआ. तो वर्ड पढ़ने का लिखा हुआ है, कह रहा सर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग सेक्शन 130 क्या बोलता है सुनना, कह रहा इट मस्ट कंटेन द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल. इस टाइप की क्रॉसिंग में हमेशा आपको क्रॉसिंग के अंदर एक वर्ड मिलेगा एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड नॉट नेगोशिएबल. क्या मिलेगा, नॉट नेगोशिएबल. बोलो याद रहेगा, क्लियर हुआ. आगे पढ़ लो. द चेक मस्ट बी क्रॉस जनरली और स्पेशली. बताओ हो सकता नहीं हो सकता, भाई दोनों तरह का हो सकता नहीं हो सकता, हो सकता है. सर इसमें कैसे करोगे, बेटा इसमें क्या होता है, एग्जांपल के लिए अगर मान लो मुझे बैंक का नाम लिखना था, तो मैं बोलता क्रॉसिंग भी कर देता, ऊपर लिख दिया बैंक का नाम एसबीआई बैंक एंड कंपनी, और नीचे लिख दिया मैंने नॉट नेगोशिएबल. तो ये दोनों हो सकता है, नॉट नेगोशिएबल. यहां भी मैंने क्रॉसिंग कर दिया, नीचे लिख दिया नॉट नेगोशिएबल. तो अगर किसी चेक के सर एक में दो हो सकता है, यस हो सकता है भाई. एक सेम काइंड ऑफ क्रॉसिंग में दूसरा पार्ट भी ऐड हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता. मैंने जनरल क्रॉसिंग किया, नीचे लिख दिया नॉट नेगोशिएबल, दैट मींस अब वो क्रॉसिंग जनरल भी है और ट्रांसफरेबल भी नहीं है, ठीक है. यहां लिख दिया बैंक में भी जाएगा और ट्रांसफरेबल भी नहीं है. समझ में क्या बोल रहा हूं, तो इसे बोलते हैं नॉट नेगोशिएबल. बोलो याद रहेगा, फर्स्ट जनरल, सेकंड स्पेशल और नॉट नेगोशिएबल. और देखो इसमें भी बचा पार्ट बचा है, और क्या है, कह रहा था चेक नेवरदलेस रिमेन नेगोशिएबल. अब बताओ अगर किसी चेक के साथ में आपने क्रॉसिंग में लिख दिया नॉट नेगोशिएबल, तो क्या किसी और को ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. किसी और के नाम पर नेगोशिएट दोबारा फर्दर नेगोशिएट नहीं हो सकता. इसलिए बोलते हैं भैया एक बार आपने कर दिया तो वो दोबारा से नेगोशिएबल नहीं रहेगा. इसे लिखा भी है. अब लास्ट पॉइंट पढ़ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा. एक बात बताओ, क्या चेक इश्यू करने वाला और चेक जिसको इश्यू किया गया, इन दोनों में पावर सबसे ज्यादा किसके पास होती है? थिंक लाइक, सोचो इसके बारे में, सोचो. जो बंदा चेक इश्यू कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, और जिसको नाम पे इश्यू किया जा रहा है, दोनों में से किसके पास में बेटर टाइटल होता है? टाइटल वर्ड का मतलब यहां भी वही है, सेलो गुड एक्ट वाला है, ऑनरशिप. यस, तो किसकी ऑनरशिप बेटर मानी गई है? ट्रांसफर करने वाले की, ट्रांसफर जो किया गया उसके नाम पर. तो लो ने बोला क्या, क्या लगा, सोचो क्या है. तो आंसर क्या है, कह रहा भैया द टाइटल मतलब ओनरशिप. ओनरशिप भैया, ओनर तो वही था बेचारा, ड्रॉअर ही था. The ownership of the transferee shall not be better than the title of the transfer. हमेशा याद रखना, जो चेक इशू करता है, जो चेक नेगोशिएट करता है, जो चेक क्रॉस करता है, उसी की पावर, उसी का ओनरशिप बेटर माना जाता है, ना कि जिसके नाम पे ट्रांसफर किया गया उसके नाम पर. बोलो क्लियर रहेगा. इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कल को अगर बैंक को चेक इशू करने वाला इंस्ट्रक्शन दे दे कि भैया पेमेंट नहीं देनी, मैंने चेक दिया लेकिन पेमेंट नहीं देनी, तो बैंक किसकी बात मानेगा? सोचो. बेशक मैंने चेक काट के दिया, सुनना, बेशक मैंने किसी पर्सन को या तुमको दिया, एग्जांपल मैंने कोई चेक, अपना बैंक का चेक काट के तुमको दे दिया. सोचो, तो मैंने अगर बैंक का चेक काट तुमको दे दिया और तुम बैंक में ले गए, लेकिन मुझे तुम्हें पेमेंट नहीं करनी अब, और मैंने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया भैया पेमेंट मत करना, तो बैंक किसकी बात मानेगा, तुम्हारी या मेरी? जो बंदा चेक लेके खड़ा है वो, बेटा मेरे पास तो अकाउंट है, चेकबुक है पूरी पूरी, तुम्हारी बात मानेगा मेरी बात मानेगा? इस बात को यूं समझो, सर वो आपकी बात मानेगा. इसका मतलब क्यों? क्योंकि मैं हूं कौन, ट्रांसफर. तो इसलिए लोग कहता है भैया जब भी क्रॉसिंग की बात आती है, नॉट नेगोशिएबल की बात भी आ रही, तो हमेशा ट्रांसफर का टाइटल
बेटर माना जाता है एज कंपेयर टू ट्रांसफरी। बोलो याद रहेगा, डन है। लास्ट पे आते हैं। लास्ट तो बड़ा फेमस है बेटा, ये वो है जो आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड अकाउंट पे क्रॉसिंग। इसी को बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब अगर पेमेंट जाएगी तो वो किसी पर्टिकुलर अकाउंट में ही जाएगी। अब वो क्रॉसिंग जनरल और स्पेसिफिक दोनों हो सकती है, लेकिन यहां पर याद रखना ऐसी वाली क्रॉसिंग में क्या होता है, आप अपनी क्रॉसिंग के अंदर लिखोगे अकाउंट पे। तो नॉर्मली स्पेशल वाला पार्ट जैसे बैंक भी लिख देते हो, नाम भी लिख देते हो, पर्सन का नाम भी हो सकता है। तो अकाउंट पे लिखने का मतलब क्या है कि वो पेमेंट, अब उस चेक की पेमेंट सिर्फ किसी बैंक अकाउंट नंबर में ही ट्रांसफर होगी, किसी और में नहीं होगी। क्योंकि आपने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। आपने उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया अब इसको आप कन्वर्ट बियर में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे कि जाओ भैया पेमेंट मांग लो। नो, कैश में नहीं मिलेगा, अब वो अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। तो लोगों ने क्या बोला पढ़ना, कह रहा सर अकाउंट पे क्रॉसिंग का मतलब इट मस्ट कंटेन द वर्ड्स अकाउंट पे या अकाउंट पे ओनली, या तो अकाउंट पे ही लिखा जाएगा या अकाउंट पे ही ओनली वर्ड मिलेगा, ताकि क्लैरिटी। हालांकि अकाउंट पे भी लिखते हो तब इसका मतलब ये होता है अकाउंट पे ही ओनली होता है। तो मतलब सिंपल सी बात, दो बात। दूसरी बात, जनरली या स्पेशली दोनों तरह की क्रॉसिंग इसमें हो सकती है। नेक्स्ट इज भाई, अब इसके बाद अगर किसी पर्सन को, सुनना यहां पे, अगर किसी पर्सन को अकाउंट पे ही क्रॉसिंग कर दिया गया, चेक दिया गया, तो बेटे अब वो चेक जो है वो आपके पास नेगोशिएबल नहीं हो सकता। जिसका अकाउंट नंबर मेंशन है, जिस पर्सन को दिया जा रहा है बेटा, उसी को पेमेंट ट्रांसफर होगा, उसी के बैंक अकाउंट में पेमेंट जाएगा जिसका अकाउंट नंबर वहां मेंशन है। अकाउंट नंबर मेंशन है, उसी को ट्रांसफर होगा। अब उसे आगे किसी को दे नहीं सकते। अगर मैंने आपका अकाउंट नंबर आपका अकाउंट पे में दिया तो बेटा पेमेंट आपको जाएगा, किसी और को नहीं जा सकता। बोलो क्लियर हुआ? एंड द पार्ट गाइस, इसी को बोलते हैं क्या, क्रॉसिंग किसे कहते हैं। और हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नोट नहीं किया तो नोट कर सकते हैं, नोट तो वैसे भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर लेना, नोट कर लेना। जनरल, स्पेसिफिक, नॉट नेगोशिएबल, उसके बाद आपके पास में रेस्ट्रिक्टिव या अकाउंट पे क्रॉसिंग। क्लियर है? इजी मुद्दा था, प्यारा पार्ट था, याद रखना बेटा। दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे आते हैं। अब आया हमारा नगला टॉपिक, लंबी सांस ले, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है बेटा? नेक्स्ट इज कॉल एंडोर्समेंट। सर ये अलग अलग होता है? हाँ भैया, क्रॉसिंग वर्ड है बेटा चेक के लिए, सिर्फ क्रॉसिंग इज स्पेसिफिकली फॉर चेक के लिए यूज हो रहा है। बट बाकी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो हम 3 पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा प्रोमिसरी नोट, हमने पढ़ा बिल ऑफ एक्सचेंज, हमने पढ़ा कौन सा, चेक वाला पार्ट। तो चेक की बात तो हम कर चुके हैं, बात है एंडोर्समेंट की। एंडोर्समेंट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिख भी देता हूं, बना लो इस पे, तारे सितारे बनाएंगे हम। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। नॉमिनल, आपने एक वर्ड अपने क्लास देख लिया, अपने क्लास पढ़ लिया है, जहां हमने प्रोमिसरी नोट की बात की, जहां हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की, याद आया? तो वहां पर आप लोगों ने दोनों में डिफरेंस भी देखा, चेक भी किया कि अच्छा ड्रोवर कौन है, मेकर कौन है, पेई कौन है, पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। माय क्वेश्चन अब जो पूछने वाला हूं, एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? पहला क्वेश्चन तो ये उठेगा ना भाई, जब हम पढ़ा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, तो क्या कह रहा है भाई, पहले ये तो बताओ एंडोर्समेंट किस भला का नाम है। तो सुनो भैया बेटा, एंडोर्समेंट का मतलब है कि अब मैं किसी और के नाम पर ट्रांसफर करना चाहता हूं। सर इसका मतलब अब नेगोशिएबल भी था? हाँ था, लेकिन वो वर्ड यूज कहां पे किया गया? हम चेक वाले पार्ट में एंडोर्समेंट वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि आप चेक पे बार बार कुछ लिख नहीं सकते। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? चेक पे बार बार कट करके आप उस पर लिख नहीं सकते। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट की जब हम बातें कर रहे हैं, यहां पर कोई बिल वगैरह जब किसी और के नाम पर ट्रांसफर करना हो, मैं चाहता हूं, मैं कुछ केसेस बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से, केस बोल रहा हूं, सुनना। पहला वर्ड, मैं चाहता हूं कोई बिल किसी और के नाम पर ट्रांसफर हो जाए, मैं किसी और को दूं उसे पेमेंट मिल जाए, वो किसी और को दे उसे पेमेंट मिल जाए। होता ना, मैंने तुमको दिया, तुमने उसको दिया, तुमने उसको दिया, वो नहीं, मैंने दिल तुमको दिया, वो नहीं है। अब दिल अगर किसी एक को दे दिया बेटे, बताना मुझे, अगर दिल अपना किसी और को एक को दिया, ये थोड़ी दिल बेचता फिरेगा कि तू उसको दिल दे दे, उसको दिल दे दे। दिल तो ऐसा नहीं है, बट डॉक्यूमेंट ऐसा होता है। दिल और डॉक्यूमेंट में फर्क है बेटा। तो डॉक्यूमेंट में क्या बोला समझना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करने का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आप उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उसके सामने या उसके पीछे, फेस पे या उसके बैक पे, 3 वर्ड बोल रहा हूं, सुनना,
फेस मतलब फ्रंट पे या बैक पे, और तीसरा है या कोई स्लिप साथ में कोई पेपर अटैच कर सके। अगर आप इन तीन तरीके से किसी पर्सन का नाम मेंशन करते हो, वहां पर उस पर्सन को पेमेंट देने के लिए बोलते हो कि बिल की पेमेंट उस पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगी, अपने साइन कर देते हो, तो दैट काइंड ऑफ डायरेक्शन इज नॉन एज एंडोर्समेंट। इसे लीगल लैंग्वेज में, लीगल सेंस में एंडोर्समेंट कहा जाता है। एंडोर्समेंट कहा जाता है। आपने अगर मेंशन कर दिया तो उसे बोलेंगे फुल एंडोर्समेंट। आपने किसी पर्सन का नाम लिख दिया उसे बोलेंगे फुल एंडोर्समेंट। आपने किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा इसे बोलेंगे ब्लैंक एंडोर्समेंट। मतलब सिर्फ मैंने साइन किया और किसी को दे दिया, उसे बोलेंगे ब्लैंक। उसे नाम दिया गया लीगल लैंग्वेज में ब्लैंक। इसको याद रखना आप लोगों को, ब्लैंक एंडोर्समेंट या जनरल एंडोर्समेंट होता है। ब्लैंक या जनरल एंडोर्समेंट बोलते हैं। क्रॉसिंग अलग पार्ट है या अलग पार्ट है, समझे? अब बात करते हैं। तो वर्ड आया बेटा पहला हमारे पास में, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। तो पहला वर्ड क्या बोला? एंडोर्समेंट किसे कहते हैं? तो बात कर ली जाए एंडोर्समेंट किसे बोलते हैं। वर्ड पहला क्या बोला भाई? साइनिंग ऑन दी फेस और बैक। साइन करना। अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट में के फ्रंट में या बैक पे साइन कर देते हो, आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फ्रंट में या बैक पे साइन कर देते हो, या फिर कोई पेपर साथ में, एनेक्स बोलते हैं अटैच को, या कोई पेपर साथ में संलग्न करके, अटैच मतलब हिंदी बोल रहा हूं, संलग्न, हाँ, या किसी पेपर को अटैच करके उस पे साइन कर देते हो, तो बेटा उसे क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट कहते हैं। इन शॉर्ट तीन वर्ड बोले मैंने, फ्रंट में साइन करना, बैक पे साइन करना, या कोई साथ में पेपर अटैच करना। एग्जांपल लेट मी शो यू, लेट मी थिंक एग्जांपल। सोचो ये हमारा एक बिल है, एग्जांपल, ठीक है? लिखा हुआ है बिल की पेमेंट महीने बाद इसको बंदे को मिल जाएगी, लिखा हुआ है, ठीक है? पूरा लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, या तो मैंने फ्रंट में साइन कर दिए, या इसके पीछे साइन कर दिया, या साथ में एक पेपर और लगा के उस पर साइन कर दिए। तो गाइस मेरा सिग्नेचर करना, साइन बाय, मेरा सिग्नेचर करना कहलाएगा एंडोर्समेंट। क्योंकि अगर मैंने किसी पर्सन का नाम लिख दिया तो उस पर्सन को कहा जाएगा उसको एंडोर्स कर दिया। वर्ड एंडोर्समेंट, दो पार्टी होती है, एंडोर्सर एंडोर्सी। जो एंडोर्समेंट करता है, जो साइन कर रहा है, उसे एंडोर्सर कहते हैं। जिसके नाम पर किया गया उसे एंडोर्सी कहा जाता है। याद रहेगा। नॉर्मल एग्जांपल के लिए मान लो, एग्जांपल सुनना, यहां पर लिखा हुआ था मुझे किसी ने एक बिल दिया था। प्लीज समझना, मैं इस कंसेप्ट को और क्लैरिटी में लेके आता हूं। लेट मी टेल यू, एक सेकंड रुको, दिखाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। समझना बेटा, लेट मी टेल यू, एक समझो कहानी, रट्टा नहीं मारेंगे, समझेंगे। यहां पर एक बिल है बेटा, दिल नहीं बोल रहा, बिल बोल रहा हूं बेटा मैं, ठीक है? यहां पर एक बिल है। अब हुआ क्या, इस बिल में लिखा है, यहां डेट लिखी हुई है, यहां पे मेंशन किया हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू दिस पर्सन, लिखा हुआ है, ठीक है? किसी ने कहा था भैया नितिन सर के नाम पर, तुम्हारे नितिन सर के नाम पर पेमेंट ट्रांसफर करनी है, इतने महीने पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी, और यहां उस पर्सन ने साइन किया हुआ है, ठीक है? साइन किया हुआ है, और ये पे डॉक्यूमेंट मेरे को मिल रखा है। ये बिल मेरे नाम पे इशू किया गया। नाम किसका है? मेरा। तो ये बिल मेरे नाम पर इशू किया गया। अब समझना, एक बार, अभी इसको एंडोर्समेंट नहीं कहोगे, सुनो सुनो सुनो, इसे एंडोर्समेंट नहीं कहोगे, समझ लो कान ध्यान से। ये पहला केस है कि किसी पर्सन ने, कोई एग्जांपल नाम था रजत नाम का, रजत नाम के व्यक्ति ने मेरे नाम पर 5 लाख रुपए देने के लिए कहा था, एक बिल इशू किया था। तो यहां पर कहानी है भैया मेकर पे, किसने बनाया, किसको इशू किया गया, इसे बोलोगे बिल इशू किया गया, एंडोर्समेंट नहीं बोलोगे। अब कहानी चालू होगी, एंडोर्समेंट की कहानी अब चालू होगी। तो शुरुआत में इनिशियल स्टेज पे प्लीज कान खोल के सुनते रहो, समझा दूंगा। पहले रीडिंग तो बाद में करेंगे, लो की रीडिंग, अभी पहले समझते हैं कंसेप्ट क्या है। बिना समझे लो में अगर आगे बढ़ोगे ना बेटा, कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। तो समझते हैं पहले। तो क्या बोला मेडाल? बोला पहली बात सर, पहली बार जब बिल इशू किया गया था तो आपके नाम पर इशू किया गया था। उस टाइम पर मेरा नाम एंडोर्सी नहीं था, ना उसका नाम एंडोर्सर था। उस टाइम में नाम था मेकर पे। इतने बनाया, किसने दे दिया, याद आया ना? हाँ, हम पहले पढ़ चुके इसके मीनिंग, पार्टी पढ़ चुके हैं। तो अब सुना, अब क्या हुआ? अब मानो होता क्या है कि एक पर्सन और था, मान लो एग्जांपल ये तुम्हारे नितिन सर थे। कौन है ये? नितिन सर है, तुम्हारे प्यारे नितिन सर, है ना? नितिन सर को किसने दिया? रजत नाम के व्यक्ति ने, रजत नाम के व्यक्ति ने एक बिल मुझे इशू किया था, ड्रॉ किया था, इशू बोल सकता हूं, ड्रॉ बोल सकता हूं। तो इशू और ड्रॉ का मतलब एंडोर्समेंट नहीं होता, पहली बार। अब समझना आगे। अब हुआ क्या भाई, एक व्यक्ति और था बेटा, एक पर्सन और था, बात करता हूं। एक पर्सन और है, इसका नाम बिल्लू बादशाह। क्या नाम है? नाम भी कैसे, बिल्लू बादशाह नाम हो सकता है भाई, नाम तो हो ही सकता है ना। हाँ,
तो अब क्या हुआ, नितिन सर को, तुम्हारे नितिन भारद्वाज सर को बिल्लू बादशाह को पेमेंट देनी थी, कोई सामान वगैरह लिया था इससे, वो सामान सप्लाई किया था मुझे इसने, तो मुझे बिल्लू बादशाह को पेमेंट देनी 5 लाख रुपए की, और मेरे पास 5 लाख रुपए का बिल रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास कैश तो नहीं है, पेमेंट नहीं है, बट मैं इस बिल्लू बादशाह को 5 लाख रुपए की जो पेमेंट है वो देना चाहता हूं। 5 लाख का बिल रखा, 5 लाख पेमेंट करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो सेम बिल था बेटा, जो सेम बिल मुझे रजत ने दिया था, रजत ने इशू किया था, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको कुछ सामान सप्लाई किया, इसने मुझे पेमेंट दिया था, अब मुझे उसको पेमेंट देनी है। तो मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी अदर मोड, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं बेटा जो बिल मुझे मिला था, जो मेरे नाम से इशू हुआ था, उसी बिल से मैं बिल्लू बादशाह की पेमेंट कर दूं। तो कैसे करूंगा, गैस करो कैसे करूंगा। मैं वही बिल अगर बिल्लू बादशाह को दे दूं, वही बिल इसमें लिखा हुआ है नितिन सर के नाम पर पेमेंट है, नाम लिखे रजत, नाम लिखा हुआ है, नीचे साइन किया हुआ है। अब ये बिल मेरे नाम से इशू हो चुका था, पता है ना। अब सोचो, अगर मैं इसी बिल को के थ्रू बिल्लू बादशाह की पेमेंट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं बेटा, मैं क्या करूं बताओ। सर आप कुछ मत करो, आप सिंपली या तो इस बिल के ऊपर साइन करके बिल्लू टू बिल्लू बादशाह, टू बिल्लू बादशाह नाम लिखकर साइन कर दूं, या इसके पीछे बैक पे साइन कर दूं, ये तो फ्रंट पे साइन करना, या बैक पे साइन कर दूं, या हो सकता है जगह ही ना हो उसके ऊपर, तो क्या करूं, एक अलग से एक पेपर को अटैच करके उस पे टू बिल्लू बादशाह और साइन कर दूं। मैं साइन करूंगा अब, और कोई नहीं कर रहा। तो बेटा मेरा साइनिंग करना कहां पे, या तो डॉक्यूमेंट के फेस पर, या डॉक्यूमेंट के बैक पर, या डॉक्यूमेंट का कोई स्लिप को अटैच करके, अनेक्स मतलब बोलता है अटैच करके। अगर मैं किसी स्लिप के ऊपर अपने साइन करके उस बंदे का नाम लिख दूं, तो बेटा यहां पर क्या मैं मेकर कहलाऊंगा या एंडोर्सर कहलाऊंगा। याद रखना, बिल एक बार इश्यू होने के बाद, जब उसके बाद जितनी बार भी ट्रांसफर होगा, बिल्लू ने किसी और को किया कल को मान लो, तो बेटा उसको लीगल लैंग्वेज में नाम दिया गया एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट। और जब आप एंडोर्समेंट की बात करते हो, जिसके नाम पर इशू किया गया उसे बोलते हैं एंडोर्सी। इसे क्या बोलेंगे, एंडोर्सी। और मुझे क्या नाम दोगे बताओ, मुझको तुम नया नाम क्या दोगे, सर हम आपको बोलेंगे एंडोर्सर। तो एंडोर्सर, एंडोर्सी, और ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट। बोलो क्लियर हुआ, क्या कहलाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोर्समेंट। समझ में आया, और यही पूरा कंसेप्ट है एंडोर्समेंट का। बट याद रखना, एंडोर्समेंट शुरुआत से नहीं होता, पहले इश्यू होता है, उसके बाद जितनी बार भी ट्रांसफर होगा, अब बादशाह ने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, तो इसे बोलेंगे एंडोर्समेंट। बोलो क्लियर है, चले आओ इसी के लिए पढ़ लेते हैं कि एंडोर्समेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो लीजिए बेटा, आओ बात कर लेते हैं। तो पहला वर्ड का मीनिंग पढ़ चुके हैं कि भैया सिंपल सी बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट, सिंपली हियर द आंसर इज क्लियर, कि सिंपल सी बात सर, बिल के फ्रंट में, बैक पे या पेपर पे अगर इंस्ट्रूमेंट करते हो तो उसे एंडोर्समेंट कहा जाता है। आगे आओ, कह सर बाय द होल्डर, कौन कर रहा है, बाय द होल्डर। अब बात बताओ, होल्डर कौन है, कौन था, अच्छा किसे होल्डर बोलोगे, चल टेल मी। अब एग्जांपल लिया मैंने, मैं, नितिन सर, रजत या बिल्लू बादशाह, हम तीनों में से एंडोर्समेंट शुरुआत कहां से हुई, पहला क्वेश्चन। सर शुरुआत मेरे से हुई, हाँ है ना, अग्री कर रहे हो भाई, रजत ने तो इशू किया था, एंडोर्स तो मैंने किया ना, तो मैं कौन हूं, शुरुआत मुझसे हुई। तो इसका मतलब शुरुआत मुझसे क्यों, क्योंकि बिल मेरे पास था, आई एम द होल्डर, मैंने होल्ड किया था बिल को, मेरे पास था बिल, इसलिए एंडोर्स कर पाया। ठीक है, अब मतलब कल को अगर बिल्लू बादशाह एक और पर्सन है, ठीक है, छुई हुई, उसको ट्रांसफर कर रहा होता, तो वहां पर होल्डर कौन कहलाता, बिल्लू बादशाह। तो कहने का मतलब ये जो फेस पे और बैक पे साइन करने वाला पार्ट है, जिसे हम एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहते हैं एंडोर्समेंट, ये कौन कर सकता है बेटा, ये होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कर सकता है। किस लिए, पर्पस क्या है भाई, ट्रांसफर करने का पर्पस है, नेगोशिएट करने का पर्पस है। किसको, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करने के पर्पस से किया गया साइनिंग बाय द होल्डर इज नोन एज एंडोर्समेंट। इसी को बोलते हैं एंडोर्समेंट, याद रहेगा। रिपीट कर रहा हूं सर, क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करने के लिए, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फेस पे, बैक पे या साथ पे कोई पेपर लगा के उस पे साइन करना, किसी का नाम लिख देना, सैन रिकॉर्ड्स कर देना। अभी पढ़ाऊंगा क्या होता है सैन रिकॉर्ड्स, ठीक है, सैन फ्रेसिस क्या होता है, पढ़ाऊंगा, नए नए वर्ड है, बड़े प्यारे वर्ड है। तो ऐसा कर देना इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। तो मैंने क्या बोला था बताओ, जो बंदा ये एंडोर्समेंट करता है, हु मेक्स द एंडोर्समेंट, क्या बोलोगे उसको,
बोलो क्या बोलोगे? एंडोर्सर। और जिसके नाम पर ऐसा एंडोर्समेंट किया गया उसे क्या बोलोगे? एंडोर्सी। तो वर्ड याद रखना, एंडोर्समेंट नाम है प्रोसेस का, जो करता है उसे एंडोर्सर कहते हैं, जिसको किया गया उसे एंडोर्सी कहा जाता है, उसे एंडोर्सी कहा जाता है। बोलो क्लियर है बेटा? समझे कि नहीं? बोलो क्लियर है? चले आगे, याद रहेगा? कोई डाउट हो तो भेज देना बेटा मुझे। चले 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 चले, ओके आ जाओ, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। और हाँ, हालांकि सुनो, जो बच्चे सब क्लास पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, ये वीडियो को देख रहे होंगे, क्लास देखेंगे, तो उस टाइम बता देता हूं, मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स मेरे पास आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम उनसे डबल बच्चों के डाउट मेरे पास नहीं आ रहे हैं। तो या तो आप पढ़ नहीं रहे हैं सिंपल से बहुत, या अगर पढ़ रहे हैं तो डाउट नहीं आ रहे हैं। तो बेटा मैं चाहूंगा साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी पढ़ाई कैसी अच्छी हो रही है खराब हो रही है, तब तक आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिए, तभी समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ा और आपने क्या पढ़ा। ठीक है, ओके चलो आइए। तो बेटा कुछ पिक्चर्स यहां पे सामने आप क्या देखो, हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट के बारे में, 16, 50, 52, 56 के बारे में। क्या बोला क्या बोला? ये टाइप दिख रही है, देखो ध्यान से दिखाता हूं, लिसन टू मी, सुनना। नॉमिनल, अगर किसी डॉक्यूमेंट पे, बिल है, बिल की फोटोज हैं, अगर किसी बिल पे सिर्फ नीचे सिग्नेचर किया गया, इसे बोलते हैं बेटा जनरल एंडोर्समेंट। नंबर 2, अगर सिग्नेचर के साथ किसी पर्सन का नाम लिख दिया गया, पे टू अरुण लिखा एग्जांपल, तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, या फिर आप कहते हो ओनली, तो उसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव एंड स्पेसिफिक। या फिर क्या बोला सर, उस बंदे का नाम या लिख दिया सैन रिकोर्स। सैन रिकोर्स का मतलब होता है जब ये एंडोर्सर चाहता है, अभी सुन लो, रीडिंग कराऊंगा पूरा पार्ट में। तो पहले क्या बोला? जनरल, स्पेसिफिक, रेस्ट्रिक्टिव। या फिर क्या बोला? अगर किसी केस में सैन रिकोर्स जैसा वर्ड मिल जाए कि टू पे टू अरुण और ऑर्डर ऑफ सैन रिकोर्स, तो इसका मतलब ये होता है कि बेटा सैन रिकोर्स का मतलब कि जो एंडोर्सर है, वो एंडोर्सर अपनी लायबिलिटी से फ्री होना चाहता है। वो चाहता है भैया देखो, मैंने तो बिल दे दिया, मैं फ्री हूं। एग्जांपल के लिए, मैंने बिल्लू बादशाह के नाम पर एंडोर्समेंट किया था, और अगर मैंने उस पर लिख दिया होता टू बिल्लू बादशाह और सैन रिकोर्स, इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ बिल्लू बादशाह को पेमेंट देने के लायक था। उसके बाद बिल्लू बादशाह जिसको भी ट्रांसफर करेगा उनको पेमेंट मैं नहीं दूंगा। मैं अपनी लायबिलिटी हटा रहा हूं अपने पास में, अपनी लायबिलिटी हटा रहा हूं। इसी को बोलते हैं फैकल्टेटिव या सैन रिकोर्स एंडोर्समेंट। ठीक है, आगे आओ। या फिर क्या बोला? अगर यहां पर मैंने बोला अपनी लायबिलिटी से फ्री होना चाहता, लायबिलिटी फ्री कर रहा हूं, कौन सा मतलब? सैन रिकोर्स। लेकिन अगर मैं चाहता हूं किसी खर्चे से फ्री होना चाहता हूं, एक्सपेंस से, मतलब कल को कोई चेक, कोई बिल अगर डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, पेमेंट ही नहीं थी किसी के पास, तो ऐसे केस में डिसऑनर के जो खर्चे लगने वाले हैं, जो मुझसे पैसा लिया जाएगा, मैं अगर उससे अपनी लायबिलिटी फ्री करना चाहता हूं तो वहां लिखूंगा सैन फ्रांसिस, क्या लिखूंगा? नोटिस ऑफ सैन फ्रांसिस, या और किधर नोटिस ऑफ डिसऑनर वे। वे मतलब होता है हटाने को बोलते हैं। तो वर्ड पढ़ाता हूं क्या मतलब है। ये मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं जो एक्चुअली होता है, ऐसा ही होता है। तो ये बात करते हैं जिस तरह हमने बात की चेक के क्रॉसिंग की, वैसे ही हम बात करने वाले हैं बेटा अपने एंडोर्समेंट के टाइप्स की। तो पहला टाइप कौन सा है, आओ बात कर लेते हैं। तो पहला टाइप हमारे पास बड़ा इजी है बेटा, बहुत आसान है। तो अगर सिर्फ साइन किया तो जनरल, नाम दिया स्पेसिफिक। आओ बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है? जनरल एंडोर्समेंट। नंबर 1 इज कॉल्ड जनरल एंडोर्समेंट। किसे कहा गया? पढ़ लो बेटा। कह रहा भैया एंडोर्समेंट मेड बाय द एंडोर्सर विदाउट राइटिंग द नेम ऑफ द एंडोर्सी। चेक करो ना, ऊपर रखा नाम लिखा है। अब बताओ, सिर्फ सिग्नेचर कर दे रहा हूं, नाम नहीं लिखा मैंने। तो ऐसा काम क्या बोलते हैं? जब आप किसी पर्सन का, एंडोर्सी का नाम लिखे बिना सिर्फ अपना नाम लिख देते हो, अपने साइन कर देते हो, तो बेटे उसे क्या बोलते हैं? जनरल एंडोर्समेंट। अब बच्चा बोलेगा सर ये कैसे पॉसिबल है? सुन लो, बताता हूं। चेक करो, मेरे को रजत ने एक बिल ट्रांसफर किया था, बिल इशू किया था, तो साइन किसके थे उसके ऊपर? रजत के। समझ रहे हो? मेरे को रजत ने, व्यक्ति ने तुम्हारे नितिन सर को एक बिल इशू किया था, तो कहने का मतलब वहां पर रजत के साइन मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। लेकिन अगर बताओ उस डॉक्यूमेंट पे अगर मैं भी साइन कर दूं और किसी का नाम भी ना लिखूं, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं जनरल एंडोर्समेंट बेटा, विदाउट राइटिंग द नेम। अगर मेरे भी साइन आ गए तो उसे एंडोर्समेंट कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, एंड दैट विल बी टर्म्ड एज जनरल एंडोर्समेंट। क्यों? किसी के पास भी, अब वो उसके बाद वो बिल किसी को भी ट्रांसफर हो सकता है, इन शॉर्ट ये होता है।
नाम नहीं है किसी का मेंशन। चले दूसरे पार्ट पे आते हैं। एग्जाम अब ऐसे केस में ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टेड टू बियर। अब वो क्या बन गया, ऑर्डर पहले क्या था, पहले सिर्फ मेरे नाम पे था, अब क्या होगा बियर हो गया। अब जिसको भी बिल दोगे उसके नाम पर एंडोर्समेंट कहा जाएगा। सोचो ना, अगर मान लो रजत के साइन थे इसके ऊपर, इश्यूअर के, है ना, मेकर के, अब अगर मैंने भी साइन कर दिए और नाम नहीं लिखा किसी का भी, और ये मिल गया तुमको एग्जांपल, या तुमसे किसी और को मिल गया, तुम उससे किसी और को मिल गया, तो जिसके पास ये डॉक्यूमेंट जाएगा, ये बिल जाएगा, बेटे क्या उसके नाम पर एंडोर्समेंट नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। उसने अगर नाम मेंशन किया तो क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड जनरल एंडोर्समेंट बोलते हैं बेटा। ठीक है, दैट मींस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नाउ बीइंग कन्वर्टेड इनटू बियरर इंस्ट्रूमेंट। डन है गाइस, पहला पार्ट ये था हमारे पास में। अगले पार्ट पे आता हूं। द नेक्स्ट इज कॉल्ड, बोला भैया स्पेशल एंडोर्समेंट कैसे कहते हैं? आओ देख लो ये किसे बोलते हैं। तो स्पेशल एंडोर्समेंट का मतलब या एंडोर्समेंट फुल का मतलब क्या है? फुल का मतलब साफ साफ यही बेटा, मैक्सिमम केस में यही मिलता है कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने साइन भी किया और वहां पे लिख भी दिया टू, किसको पे कर रहे हो, जैसे मैंने बिल्लू बादशाह का नाम लिख दिया होता, तो क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं फुल एंडोर्समेंट या स्पेसिफिक एंडोर्समेंट। किसी पर्सन का नाम अगर आप अपने पास में एंडोर्समेंट में मेंशन कर देते हो तो बेटे उसे कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं स्पेशल या एंडोर्समेंट इन फुल। दैट इज कॉल्ड स्पेशल एंडोर्समेंट, या आई कैन यूज द वर्ड एंडोर्समेंट इन फुल कहा जाता है। डन है? आओ पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। क्या सर, वेयर द एंडोर्समेंट कंटेन्स अ डायरेक्शन टू पे द अमाउंट मेंशन्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू ए स्पेसिफिक पर्सन। ये शॉर्ट में लिखूं, आप क्या शॉर्ट में लिखोगे? लिख लो एंडोर्समेंट विच कंटेन अ डायरेक्शन टू पे टू ए स्पेसिफिक पर्सन। किसी स्पेसिफिक पर्सन को आप अगर पेमेंट देने के लिए डायरेक्शन दे रहे हो, जिस तरह से चेक में क्या था स्पेशल क्रॉसिंग, ऐसी अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखते हो टू पे, एग्जांपल लिखा दिखाया था मैंने, टू पे अरुण और ऑर्डर, टू पे अरुण ओनली, ये नाम क्या है? जब मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम मेंशन कर रहा हूं, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेशल एंडोर्समेंट, और इसी को बोलते हैं एंडोर्समेंट इन फुल। इसी को बोलते हैं एंडोर्समेंट इन फुल। बोलो क्लियर रहेगा? नंबर वन। सेकंड पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। सर, जिस पर्सन के नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा उसे क्या बोलते हैं? एंडोर्सी। जो कर रहा होगा क्या कहलाएगा? एंडोर्सर। नाम वही चलेंगे, आगे बदल रहा नहीं है। लास्ट लिखा है यहां पर जो एंडोर्सी है, जो एंडोर्सी है उसके जो लीगल राइट्स हैं वो कैसे होंगे? सर, जो पेई के होते हैं। अब पढ़ चुके पेई के बारे में कि भाई पेमेंट जिसको मिलेगा उसके पास राइट है, लीगल राइट है कि वो पेमेंट रिसीव करने का राइट रखता है। वही राइट किसको मिलेगा? एंडोर्सी को मिल जाता है। नॉर्मल बात ही है, सिंपल सा लॉजिक। भाई जिसके नाम पर दिया गया वो पेमेंट ले पाएगा। समझ में क्या बोल रहा हूं? या जिसको पेमेंट दिलवाना चाहता है तो वो लिखेगा टू अरुण और ऑर्डर। ऑर्डर मतलब वो अगर चाहे तो किसी और के नाम पर भी ट्रांसफर कर सकता है पेमेंट को। डन दिस। तो फर्स्ट क्या है? स्पेशल मतलब किसी के नाम पर अगर पेमेंट देने के लिए कहते हो उसे बोलते हैं स्पेशल एंडोर्समेंट। डन है गाइस? थर्ड पे आता हूं। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रेस्ट्रिक्टिव में क्या था? अगर मैंने लिख दिया था टू बिल्लू बादशाह ओनली, बताओ, टू बिल्लू बादशाह ओनली लिख दिया आगे, तो ओनली का वर्ड का मतलब क्या बेटा? ओनली मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब सिर्फ बिल्लू बादशाह को ही ट्रांसफर होगा पेमेंट, किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा। तो क्या बोला पढ़ना? सर, यूज द एक्सप्रेस वर्ड इन एंडोर्समेंट रेस्ट्रिक्ट, या आप किसी के नाम को साथ में ओनली वर्ड लगा देते हो तो वो फर्दर नेगोशिएबल नहीं है, तो आप उसे आगे दोबारा से नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं चाहता हूं रेस्ट्रिक्ट में बाउंड करना चाहता हूं कि इसी के पास पाएगा पेमेंट, किसी और को पेमेंट ट्रांसफर नहीं होगा, जैसे चेक में था, याद है? याद है? रेस्ट्रिक्टिव चेक, रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग वाला पार्ट सेम यहां पर भी है, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। तो क्या बोला? सच एंडोर्समेंट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट अगर आप नाम के साथ में ओनली वर्ड लगा देते हो। तीन बोले, पहले सुनना। सिर्फ साइन कर दिया जनरल, नाम लिख दिया या ऑर्डर हाथ में लिख दिया तो स्पेसिफिक, या थर्ड था अगर मैंने सिर्फ ओनली वर्ड लिख दिया नाम के साथ में तो बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। तीनों क्लियर है? नेक्स्ट पे आओ। द नेक्स्ट इज, बोला भैया सिंपल सी बात, पार्शियल। ये बड़ा प्यारा है बेटा। व्हाट इज पार्शियल? पार्शियल का मतलब क्या है समझना। मेरे नाम पर रजत ने 5 लाख का बिल इश्यू किया था। वो एग्जांपल ले रहा हूं, सेम एग्जांपल सुन लो ध्यान से। मेरे नाम पर रजत ने 5 लाख का बिल इश्यू किया था और मान लो बिल्लू बादशाह को मुझे 5 लाख नहीं देने थे, मुझे देने थे सिर्फ 2 लाख रुपए। ठीक है? तो बेटा अगर मैं इसके अंदर इस एंडोर्समेंट में मेंशन कर दूं अमाउंट भी, अमाउंट मेंशन कर दूं कि कितना, बिल्लू बादशाह अमाउंट ऑफ रुपीज 2 लाख, ऊपर लिखा 5 लाख,
तो यार इसका मतलब क्या है कि मैं जहां पर डायरेक्शन दे रहा हूं कि बिल्लू बादशाह को 5 लाख नहीं देने, उस 5 में से 2 लाख देने हैं, दैट इज कॉल्ड पार्शियल एंडोर्समेंट। आप कर सकते हो, बिल के ऊपर मेंशन कर सकते हो कि भैया सिंपल सी बात, या कोई स्लिप अटैच कर दोगे, पीछे लिख दोगे, ठीक है, कि सिंपल सा लॉजिक कि उस बंदे को एक पार्शियल पेमेंट की जाए, फुल पेमेंट ना की जाए। तो दैट काइंड ऑफ एंडोर्समेंट इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं बेटा, इसको कहते हैं हमारे पास में पार्शियल एंडोर्समेंट। याद रहेगा। तो क्या बोला, एंडोर्समेंट विच परपोर्ट, मतलब सपोर्ट को बोलते हैं। परपोर्ट मतलब क्या होता है, लिख लिया करो वर्ड, सपोर्ट करना। तो इस बात को सपोर्ट करता है टू ट्रांसफर ओनली ए पार्ट ऑफ द अमाउंट, ना कि पूरा का पूरा पेमेंट। सिर्फ एक पार्ट ट्रांसफर करना चाहते हो तो दैट काइंड ऑफ एंडोर्समेंट, जहां पर आप मेंशन कर दोगे एक नाम, उसे कहते हैं क्या, पार्शियल एंडोर्समेंट। क्या बोलेंगे, पार्शियल एंडोर्समेंट। याद रहेगा। चले आगे बढ़े, आगे आओ। अब 2 वर्ड आगे मैंने पहले बोले कौन कौन से। तो पहला शब्द कौन सा, पहला वर्ड है बेटा सैन रिकोर्स एंडोर्समेंट। व्हाट इज सैन रिकोर्स, दूसरा है सैन फ्रेसिस एंडोर्समेंट। 2 वर्ड सुन लो, प्यारे वर्ड है। सैन रिकोर्स क्या है, सैन फ्रेसिस क्या है, नाम सुन लो, क्लैरिटी मिल जाएगी एक बार में। सैन रिकोर्स का मतलब होता है बेटा जहां पर एंडोर्सर खुद को लायबिलिटी से फ्री कर रहा है कि भैया जितने भी एंडोर्समेंट उसके बाद में होंगे, आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल। अगर मैं सारी लायबिलिटी से खुद को फ्री कर रहा हूं या करना चाहता हूं, तो मैं वहां पर डॉक्यूमेंट के एंडोर्समेंट वाले पार्ट में मैं सैन रिकोर्स वर्ड यूज कर दूंगा, सैन रिकोर्स कर दूंगा। एग्जाम्पल मैं लिखूंगा टू बिल्लू बादशाह एंड या और सैन रिकोर्स। इसका मतलब अब उसके बाद जितनी बार भी एंडोर्समेंट होगा, आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल, मेरी लायबिलिटी नहीं पेमेंट देने की, ठीक है। तो एक वर्ड तो ये। दूसरा वर्ड सैन फ्रेस का मतलब होता है बेटा कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उस डॉक्यूमेंट के, उस इंस्ट्रूमेंट के डिसओनर वाले पार्ट से बचना चाहता हूं कि कल को मान लो वो एंडोर्समेंट लगातार हो रहा है, अब टाइम पूरा हो गया, पेमेंट नहीं मिल पाया, तो कल को अगर वो बिल, वो इंस्ट्रूमेंट डिसओनर हो गया, पेमेंट नहीं मिल पाया, तो डिसओनर के जो चार्जेस है, खर्चे लगेंगे, उस खर्चों से फ्री कर रहा हूं। देखो 2 वर्ड है, लायबिलिटी से रिलीव कर रहा हूं खुद को, तो सैन रिकोर्स। अगर मैं उसके डिसओनर होने पर अपने उसके डिसओनर के खर्चों से, एक्सपेंस से खुद को फ्री करना चाहता हूं, तो उसे बोलेंगे सैन फ्रेसिस। तो ये वर्ड लिखने का मतलब ही है बेटा एंडोर्समेंट का टाइप हमारे पास में आ गया, ठीक है। आओ पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। तो नॉर्मली क्या बोला, एक ऐसा, मैं लाइन पूरी इसलिए लिख के मेंशन किया ताकि आपकी बुक की लैंग्वेज कवर हो जाए हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। बट समझना है वही समझना अपने पास में। तो बोला भैया एक ऐसा एंडोर्समेंट विच मींस एंडोर्समेंट बाय विच द एंडोर्सर, जिस एंडोर्समेंट के थ्रू एंडोर्सर क्या कर रहा है सर, रिलीव्स हिमसेल्फ, वो आपको अपने आप को रिलीफ दे रहा है, भैया मैं फ्री हूं फ्रॉम द लायबिलिटी टू ऑल सब्सिक्वेंट एंडोर्सर्स। कल को मान लो बिल्लू बादशाह किसी और को करता है, ठीक है, बिल्लू ने चिल्लू, चिल्लू ने मिल्लू, करते रहे भैया, करते रहो तुम लोग। तो अगर मैं अपकमिंग फर्दर एंडोर्समेंट से खुद को रिलीव कर रहा हूं कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा, तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल मेंशन द वर्ड टू बिल्लू बादशाह और सैन रिकोर्स, ये वर्ड लिख दूंगा। ये वर्ड लिखने का मतलब ये है बेटा कि मैंने खुद को फ्री कर लिया अपकमिंग एंडोर्समेंट से। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब इसी में एक बात और पूछ रहा हूं, सुनना ध्यान से। सोचो जो बिल मैंने एंडोर्स किया था, अगला प्रश्न है, ये बात तो क्लियर हो गई कि खुद को लायबिलिटी से फ्री करना है, सब लायबिलिटी से, तो सिंपल सी बात सैन रिकोर्स लिखूंगा। यहां तक क्लियर है, छोड़ो। दूसरा वर्ड, अब सैन रिकोर्स लिखा था और जो बिल घूमता घूमता एंडोर्स होता 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 वापस मेरे पास आ गया, होता है ना, कुदरत की माया है ना, यहां सुख किसने पाया, वही है बेटा। अब वो घूमता घूमता एंडोर्समेंट होता होता घूम फिर के वापस मेरे पास आ गया मेरा बिल ही। तो बताओ ऐसे केस में अब क्या मैं फ्री हूं, या इन शॉर्ट अब जो लोग मुझसे पहले हैं, क्या उन्हें मुझे पेमेंट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? उन्हें पेमेंट देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन ये है मेरा, देना पड़ेगा। ओके, अब मैं क्या बन गया, होल्डर। भाई मैं एंडोर्सी बन गया, जिसने एंडोर्स किया था वो घूम के क्या बन गया, एंडोर्सी बन गया। तो यहां पर अब लायबिलिटी किसकी है, मुझसे पहले वालों की बन जाएगी, ठीक है। तो लिखा पॉइंट 15 से कह रहा है वेयर एंडोर्सर एक्सक्लूड हिज लायबिलिटी और आफ्टरवर्ड बाद में बिकम्स द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर बाद में किसी वजह से वो दोबारा से होल्डर बन जाता है, तो बेटा उस केस में क्या होगा, लिखो क्या बड़ा है, ऑल इंटरमीडिएट एंडोर्सर शैल बी लायबल टू हिम। तो वो सारे के सारे उसके लिए लायबल हो जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात, मैंने बिल्लू बादशाह को दिया, बिल्लू बादशाह ने एग्जांपल छुई मुई को दिया, छुई मुई ने रंगीला को दिया, रंगीला ने मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया,
कोई बिल पेमेंट लेनी रंगीला से मेरे को। तो अब क्या हो गया, अब मेरे लिए रंगीला, छुई मुई और बिल्लू बादशाह तीनों लायबल है, क्योंकि इनको बोलते हैं सारे एंडोर्सर विल बी हेल्ड लायबल, क्योंकि उन्होंने सैन रिकोर्स नहीं किया। उन्होंने किया होगा तो भी फ्री हो जाएंगे जानट, चले, बट रंगीला तो लायबल होगा ही होगा, इसे बोलते हैं सैन रिकोर्स गाइस। तो सिंपल फटाफट क्या बोला, अगर कंप्लीट लायबिलिटी से फ्री होना चाहता हूं एंडोर्समेंट से, तो उसे बोलते हैं सैन रिकोर्स वर्ड लिखना पड़ता है, सेक्शन 52 के अंदर आता है। नेक्स्ट क्या है सर, सैन फ्रांसिस का मतलब क्या है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कौन सा, वेयर द एंडोर्सर रिलीव हिमसेल्फ ऑफ एनी लायबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सपेंसेस, कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ खर्चों से फ्री होना चाहता हूं, किस बात के खर्चे, चीजी खानी है, आइसक्रीम खाई थी क्या, नहीं सर, एक्सपेंस रिगार्डिंग टू डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अगर जो खर्चा जो इंस्ट्रूमेंट के डिसऑनर से होगा, जो नुकसान होगा, जो कॉस्ट पेनल्टी लगेगी, सिर्फ उससे फ्री होना चाहते हो, कि कल को यार मेरे सर पे ना आए बर्डन, मैं तो नहीं दूंगा पेमेंट, तो ऐसे केसेस के अंदर वहां पर आपको एंडोर्समेंट के टाइम पे वर्ड लिखना होता है, नाम पर्सन का, कि टू बिल्लू बादशाह और सैन फ्रांसिस, दैट मींस कि कल को पेमेंट डिसऑनर भी हो गया इंस्ट्रूमेंट, तो आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द लॉस, इसे बोलते हैं सैन फ्रांसिस। बोलो क्लियर है, जनरल, स्पेसिफिक, पार्शियल, सैन रिकोर्स, सैन फ्रांसिस याद रहेगा बेटा, डन है। अभी आएगा आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट इसको फैकल्टेटिव, इसी का पार्ट है बेटा जो भी पढ़ा हमने। द वर्ड इज फैकल्टेटिव, मतलब क्या होता है, जहां पर एंडोर्सर अपने किसी राइट को वेव कर रहा है, होता है ना भैया कि आज के बाद मेरा कोई हक नहीं है, मैं अपना राइट हटाता हूं, तो अगर आपने देखो लिसन टू मी, लायबिलिटी से फ्री हुए सैन रिकोर्स और सैन फ्रांसिस, बट अगर मैं किसी राइट से फ्री होना चाहता हूं, क्या विल नॉट हैव दिस राइट, ये पेमेंट आगे किसी को मिलता है, मेरे को पेमेंट नहीं मिलेगा, तो अगर कल को मैं किसी अपने राइट को हटाता हूं, द बीइंग ए एंडोर्सर के राइट जो होते हैं, अगर वो उस राइट से खुद को फ्री करना चाहता है, वेव कर रहा है, हटा रहा है, वेव मतलब होता है हटाना, द वर्ड वेव मतलब लिख लो, वेव का मतलब हटाना, इसी को बोलते हैं बेटा रैमिट करना, रैमिट और वेव का मतलब सेम होता है, रैमिट मतलब हटाना, समाप्त करने को बोलते हैं। तो अगर कोई राइट हटाता है तो बोलता है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। तो अगर मान लो सिंपल सी बात, वेव वर्ड लिख देता हूं, ठीक है वहां पे, तो इस मींस मैं अपने राइट को खत्म कर रहा हूं, नंबर वन। नेक्स्ट पे लास्ट वर्ड, कंडीशनल या कॉन्टिंजेंट एंडोर्समेंट। एक हो ये कॉन्टिंजेंट वर्ड तो हमेशा वही मिलता है जहां पर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की बात होती है। क्या बोला, फिर सुनो, कॉन्टिंजेंट या कंडीशनल एंडोर्समेंट। अब जनरली एंडोर्सर चाहता है कि भैया मैं जो एंडोर्समेंट कर रहा हूं वो किसी इवेंट के होने पर हो। अब मैंने बोला बिल्लू बादशाह को पेमेंट मिलेगी जब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, ठीक है था, और हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो जब ऐसा कुछ होता है तो सच काइंड ऑफ एंडोर्समेंट इज नोन एज, जहां कंडीशन होती है, कंडीशन भी ध्यान रखना। हाँ सुनो, मन में क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, सर लेकिन पढ़े ना, मन में क्वेश्चन आता, सर लेकिन एक बात बताओ, आपने तो शुरुआत में बताया था कंडीशन नहीं हो सकती, वहां एक बात बोली थी मैंने, याद करो, कि कंडीशन नहीं हो सकती, लेकिन अगर कंडीशन वैलिड है जिसका होना पॉसिबल हो जाएगा, जेन्युइन कंडीशन है, ये नहीं कि जिस दिन इंडिया चाइना का वॉर हो जाएगा उस दिन देखूंगा पेमेंट, नो, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जो एग्जिस्ट कर रही है वो कंडीशन वैलिड है, लो में ध्यान रखना। तो बोला सिंपल सी बात, और हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ कंडीशन, अगर किसी कंडीशन के इवेंट के होने या ना होने के ऊपर आपकी पेमेंट डिपेंडेंट है, तो वहां पर क्या होता है, उसे बोलते हैं बेटा कंडीशनल या कंटिंजेंट एंडोर्समेंट, उसे बोलते हैं कंटिंजेंट या कंडीशनल एंडोर्समेंट। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया, डन है गाइस। एग्जांपल मान लो मैंने अपनी गाड़ी बेची, उसकी पेमेंट आने वाली है, बेच रखी है गाड़ी, बिक चुके, पेमेंट आने वाली है, कंडीशन है भाई, आएगी पेमेंट तो आपको पेमेंट दे दूंगा, खत्म, डन है, क्लियर, समझ में आ गया, डन डन डन। या मैंने बोला भाई 2 महीने बाद इस डेट को पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा अकाउंट में मेरे, दिख रही है, प्रूफ है मेरे पास में, दिख रहा है, पेमेंट अलाउड है वहां पे, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल या कंटिंजेंट एंडोर्समेंट। तो ये था बेटा हमारे पास में क्रॉसिंग ऑफ चेक एंड एंडोर्समेंट की कहानी। तो चेक की क्रॉसिंग भूलना मत गलती से भी, एंडोर्समेंट की कहानी भी भूलना मत, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, जैसे मैंने रीडिंग कराया वैसे ही पार्ट पढ़ना, वैसे समझाया वैसे समझना है, ठीक है। इसकी जस्ट बाद में अपनी बुक ओपन करोगे, नोट्स रीडिंग करके डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है वो भी पढ़ लेते हैं, फिर टीनो भी खत्म हो जाएगा हमारे पास। द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट आर मटेरियल ऑल्ट्रेशन। और वर्ड समझना, बात तो वही चल रही है मेरे लाल कि ऑल्ट्रेशन का मतलब बदलाव करना, पर ऑल्टर मतलब क्या, 2 वर्ड होते हैं। ऑल्ट्रेशन मतलब मॉडिफाई करना, चेंज कर देना, ये बात तो पता है हमको। ऑल्ट्रेशन मतलब भैया मॉडिफाई कर दिया, बदल दिया, है ना, मॉडिफिकेशन। बट मुद्दा ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल ऑल्ट्रेशन, क्या होता है।
फर्क है, ध्यान रखना। ऑल्ट्रेशन एंड मटेरियल ऑल्ट्रेशन का अंदर डिफरेंस क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं, इसी बस सुन लो, टॉपिक समझ लो क्या है। और हम सेइंग ऑल्ट्रेशन और मटेरियल ऑल्ट्रेशन क्या होता है? ऑल्ट्रेशन का मतलब चेंजेस करना, बदलाव कर देना। मटेरियल ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है ऐसे बदलाव कर देना जिसके होने से, सुनना क्या बोल रहा हूं, ऐसे बदलाव जिसके होने से आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो मेन फीचर था, आपके चेक का, आपके प्रोमिसरी नोट का, आपके बिल ऑफ एक्सचेंज का जो मेन फीचर था, जो उसे लीगल इफेक्ट देता है, जो उसे लीगल एक्शन लेने का राइट देता है, जिसकी वजह से पार्टीज के पास में राइट्स बनते हैं, लीगल इफेक्ट था, वही अफेक्ट हो जाए, वही खत्म हो जाए, या वही अफेक्ट हो जाए, तो ऐसे चेंजेस को बोलते हैं बेटा मटेरियल ऑल्ट्रेशन। एग्जांपल के लिए, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं मैंने एक स्पेशल क्रॉसिंग की थी चेक की, नाम था वहां पे, ठीक है, और उसको काट के उसे जनरल बनाने की कोशिश की, क्या बोलोगे? मटेरियल ऑल्ट्रेशन। किसी का नाम था, नाम काट दिया और नाम लिख दिया, तो कटिंग करना, क्रॉसिंग करना, चेंजेस करना, सच काइंड ऑफ ऑल्ट्रेशन इज टर्म्ड एज मटेरियल ऑल्ट्रेशन। गाइस समझ में आया क्या बोल रहा हूं? चले और बात कर लेते हैं। तो क्या बोला पढ़ना? सिंपल लॉजिक है। कह रहा सर, बोलो क्या कह रहा? सिंपल सी बात सर, एन ऑल्ट्रेशन इज कॉल्ड मटेरियल ऑल्ट्रेशन इफ ऑल्टर, अगर ये बदल दे, क्या मॉडिफाई कर दे? द करेक्टर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या करेक्टर फीचर ऑपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, दैट मींस लीगल इफेक्ट, किसी इंस्ट्रूमेंट का जो लीगल इफेक्ट है उसी को बदल दे। क्योंकि नॉर्मली लॉ में अलाउ नहीं किया गया ना भैया कि आप काटा बेटा करते रहो, नहीं है अलाउड, डॉक्यूमेंट रिटर्न में भैया प्रॉपर होना चाहिए वहां पे। तो ज्यादा कट 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 करोगे या ऑल्ट्रेशन ऐसा करोगे जो कि जिससे उसका लीगल इफेक्ट बदल जाए। अगर तुम सोचो किसी चेक के ऊपर नाम लिखा हुआ है किसी बंदे का, कट करके अपना नाम लिख दोगे, तो क्या पेमेंट तुमको मिलेगी? सोचो, नहीं मिलेगी। मटेरियल ऑल्ट्रेशन, क्योंकि इससे क्या हुआ, ऐसा करने का मतलब क्या है, आपने क्या किया? मटेरियल ऑल्ट्रेशन किया, उसके लीगल इफेक्ट खत्म कर दिया। और एग्जांपल लेता हूं, किसी चेक के एग्जांपल, किसी चेक पे जो यहां पर पेमेंट लिखी होती है, अब वहां काट के नहीं जीरो 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 लगा के और साइन कर देते हो, क्या होगा? ऑल्ट्रेशन। पेमेंट मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ऐसा करना क्या कहलाता है बेटा? दैट काइंड ऑफ ऑल्ट्रेशन विच कैन अफेक्ट द लीगल इफेक्ट, विच कैन चेंज द ऑपरेशन, विच कैन चेंज द फीचर, विच कैन चेंज द लीगल, इसको बोलते हैं देखो, करेक्टर कहूं, ऑपरेशन कहूं या लीगल इफेक्ट कहूं, मतलब तीनों का सेम है, तो इसको बदल दे, दैट इज कॉल्ड मटेरियल ऑल्ट्रेशन। और क्या बोला यहां पे समझना से, सर द राइट्स एंड लायबिलिटी भी बदल, सिंपल सी बात ना, आप अगर मान लो पार्टीज के राइट बदल दे रहे हो, लीगल इफेक्ट बदल दो, या फिर पार्टीज की राइट्स एंड लायबिलिटी बदल देते हो उस डॉक्यूमेंट में चेंज करके, तो ऐसे चेंजेस को कहते हैं बेटा मटेरियल ऑल्ट्रेशन। और ऑल्ट्रेशन वैलिड नहीं होते अनलेस आप उसको ठीक कर सको, तो ऑल्ट्रेशन अलाउड नहीं होते, समझना। बट पॉइंट क्या बोल रहा भाई, ऐसे कौन कौन से हैं जो कि ऑथराइज किए गए हैं एक्ट के थ्रू? तो पहली बात तो क्या होता है, मटेरियल ऑल्ट्रेशन का मतलब याद रखना हमेशा, किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अगर लीगल इफेक्ट को ऑल्टर कर दिया जाए, जिसकी वजह से पार्टीज के राइट्स भी चेंज हो जाए, तो उसे कहते हैं मटेरियल ऑल्ट्रेशन। रिमेंबर, दूसरा वर्ड अब आया, ऐसे कौन कौन से ऑल्ट्रेशन जिन्हें ऑथराइज किया, जिसे अलाउ किया है। नंबर वन इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ ब्लैंक एंडोर्समेंट इनटू फुल एंडोर्समेंट। बताओ, अब ब्लैंक मतलब क्या था भाई? जिस पे साइन वाइन नहीं थे, सिर्फ सिंगल साइन था, नाम नहीं था। तो जहां पर सिर्फ साइन था वहां पर अगर नाम भी लिख दूं, साइन था अब नाम लिख दिया टू बिल्लू बादशाह, तो क्या हो गया? ब्लैंक से फुल में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बोलोगे? इसको अलाउड है बेटा। नेक्स्ट पढ़ लो, कह रहा सर जनरल क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग या बाकी किसी टाइप ऑफ क्रॉसिंग में चेंज करना अलाउड है या नहीं अलाउड है? अलाउड है। बट याद रखना, स्पेशल से जनरल नहीं हो सकती, जनरल से स्पेशल अकाउंट पे नोट नेगोशिएबल हो सकती है, लिखा हुआ है नोट वाइस वर्सा, इनसे चेंज नहीं हो सकता। समझ में आ गया? नंबर सर कन्वर्जन ऑफ, पढ़ लो, कन्वर्जन ऑफ बियरर इंस्ट्रूमेंट इनटू ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बियरर इंस्ट्रूमेंट को ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में चेंज करना, चेक को क्रॉस करना ही रह गया हमारे पास, तो उसी का अंदर पार्ट आ गया। तो सिंपल सी बात, बियरर से किसको? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बाय डिलीटिंग द वर्ड बियरर। अगर आप सिंपल सी बात, बियर क्या होता है? इन कैश, बियर मतलब इन कैश। अब अगर मान लो कोई चेक था जिस पर किसी का नाम लिखा हुआ ही नहीं था, सोचो किसी का नाम ही लिखा हुआ था, तो कहने का क्या था, सर आप किसी का नाम नहीं था, उसको बोलते हैं बियर इंस्ट्रूमेंट, बट जैसे ही नाम मेंशन किया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का पार्ट बन गया। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे कुछ चेंजेस जिसकी वजह से आपका लीगल इफेक्ट खत्म नहीं होता, आपके पार्ट का लीगल इफेक्ट खत्म नहीं होता, उसे कहा जाता है बेटा
मल्टीपल ऑल्ट्रेशन, और सच कुछ मल्टीपल ऑल्ट्रेशन वैलिड होते हैं, बट मैक्सिमम अगर जो काटा पीटी करते हो वो अलाउड नहीं होते। ये अलाउड है बेटा, ऑथराइज किए लोगों ने, बोलो याद रहेगा। तो बेसिक पॉइंट है, एग्जाम में मेनली क्वेश्चन आता नहीं आएगा तो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा आपसे और कुछ नहीं पूछेगा। तो दिस इज द पार्ट गाइस, यहां पर आपके पास में चेक की क्रॉसिंग, एंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल ऑल्ट्रेशन खत्म होता है। तो यहां तक कोई भी डाउट है किसी बच्चे को, प्लीज डाउट अपने भेज देना मुझे। सी इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। गाना कौन जाओ, गाना कौन सा, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन, बाय बेटा बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।